जी मैडम। सर आवाज आ रही है। यस। स्क्रीन शो हो रही है सर। यस और मैडम ने मेरा यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। हैंड रेज तो आपको। सर स्टार्ट करूं। यस मैम प्लीज। अच्छा, तो पिछले हफ्ते हमने HTML के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि HTML की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और आपकी वेबसाइट में जो भी कंटेंट है वो आप HTML की हेल्प से ऐड करते हैं। कंटेंट मतलब आपकी वेबसाइट में इमेजेस क्या होंगी, आपकी वेबसाइट में हेडिंग्स क्या होंगी, सब हेडिंग्स क्या होंगी, टेक्स्ट क्या होगा आपकी वेबसाइट का, या आपके वेब पेजेस किस तरीके से लिंक होंगे। ठीक है। तो अब ये एक वेबसाइट है जो कि मैंने प्योर HTML की हेल्प से बिल्ड किया है। ठीक है, इसको ब्राउजर में खोलते हैं। ये वेबसाइट है जो कि प्योर HTML की हेल्प से बिल्ड हुई हुई है। अब आप देखें कि इस वेबसाइट पे ना कोई कलर्स यूज हुए हुए हैं, ना अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट्स यूज हुए हुए हैं, ना ही इस वेबसाइट में अच्छी स्पेसिंग है, और ना ही ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। मतलब अगर मैं चाहूँ कि अगर ये जो हमारी पहली हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग, या हमारे वेब पेज की जो मेन हेडिंग है, ये अगर मिड में आ जाए तो ये HTML की हेल्प से इम्पॉसिबल है। या अगर मैं चाहूँ कि आपकी ये जो फर्स्ट हेडिंग है ये आपके पेज के राइट साइड पर आ जाए, तो ये HTML की हेल्प से आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर CSS की नीड अराइज होती है। CSS से बेसिकली आप अपने HTML CSS से बेसिकली आप अपने HTML पे की डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपनी वेबसाइट जैसे आप एग्ज़ाम जब देते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम्स में जब पेपर सामने आता है तो आप उस पे उसकी प्रेजेंटेशन के लिए फोकस आपका होता है। आप लोग सिर्फ कंटेंट इंसर्ट नहीं करते, आप उसकी प्रेजेंटेशन पर भी काम करते हैं। सर जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हम CSS की हेल्प से अपनी वेबसाइट की प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। जैसे जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम्स में कंटेंट इंसर्ट करने के साथ साथ आप उसकी प्रेजेंटेशन का भी काम करते हैं। जैसे जब आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे तो आपने उसकी प्रेजेंटेशन पर भी फोकस किया था। तो सेम इज़ द केस विद योर वेबसाइट। जब आप एक वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो आप उसमें कंटेंट इंसर्ट करने के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन पर भी फोकस करते हैं। तो यहाँ पे CSS की नीड अराइज होती है। अब CSS क्या है? CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये कैस्केडिंग का क्या मतलब है बाद में देखेंगे। CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो कि आपकी HTML डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन का काम करती है। एंड ये कलर्स को कंट्रोल करती है, फ़ॉन्ट्स को कंट्रोल करती है, लेआउट, स्पेसिंग, एनिमेशन, और आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाती है। CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आप कोई लॉजिक लिखते हैं, जिसमें आप डाटा के साथ मैनिपुलेशन और अपडेशन करते हैं। बट CSS जस्ट स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो कि आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग का काम करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि CSS की हेल्प से आप कभी भी कोई एलिमेंट क्रिएट नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट का। एलिमेंट मतलब जैसे ये आपकी फर्स्ट हेडिंग एक एलिमेंट है आपकी वेबसाइट का, ये सेकंड हेडिंग एक एलिमेंट है, थर्ड हेडिंग एक एलिमेंट है। तो ये आप कभी भी CSS की हेल्प से क्रिएट नहीं करते हो। ये आप हमेशा HTML की हेल्प से क्रिएट करते हो या फिर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्रिएट करते हो, कभी भी आप CSS की हेल्प से क्रिएट नहीं करते।
अब हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे जो हमने HTML से बनाई है उस पे CSS किन-किन तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में बेसिकली आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये जो आपका एलिमेंट है H1 एलिमेंट, फर्स्ट हेडिंग वाला एलिमेंट, इसमें आप लोग ओपनिंग टैग में अपनी CSS लिखते हो, आप लोग स्टाइल लिखते हो, ये सजेशन आ गई, और यहाँ पे आप लोग CSS लिखते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा करना है, तो ये आपका जो है यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर आप लोग देख लें एक्वा हो गया है। तो ये आपकी इनलाइन CSS होती है कि जिसमें आप डायरेक्टली टैग्स के अंदर आपने अपने आपके HTML के एलिमेंट्स है उसके अंदर डायरेक्टली आप लोग CSS अप्लाई करते हैं। अब जो दूसरा तरीका है CSS अप्लाई करने का अपनी वेबसाइट पे वो है इंटरनल CSS, उसे कहते हैं इंटरनल CSS, और वो आप अपने जो आपका हेड टैग है इसके अंदर अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप लोग पहले स्टाइल टैग लिखते हैं एंड स्टाइल एक्सक्यूज टैग। एक्सक्यूज मी मैम। यस सर। मैम जो आप कोड वगैरह लिख रही हैं ना वो इधर नजर नहीं आ रहा स्क्रीन, इधर ओनली प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। अब शो हो रहा है कोड, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। मैम ये जूम की स्क्रीन शो हो रही है, कोड Yes, शो ma'am. नहीं हो रहा, VS कोड नहीं ओपन दिखाई दे। हम ट्राई करें अपनी इंटायर स्क्रीन जो है ना वो शेयर कर लें, उसके थ्रू इजी हो जाएगा दिखने। ऑप्शन तो आ रहा है शेयर का बट शेयर नहीं हो रहा। वेट, इसके ऊपर क्लिक करके ना इंटायर स्क्रीन के ऊपर जाएं, सेलेक्ट करें और शेयर कर दें। जी जी ऑप्शन शो हो रहा है बट वो ब्लर्ड है। चले विंडो में आके फिर वहां से VS कोड वाली विंडो सेलेक्ट कर लें और उसको जी शो जी करवा दें। अब शो हो रहा है। जी अब शो हो रहा है। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग अपनी HTML की फाइल के ऊपर CSS किन किन तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, जो आपका HTML का जो आपका एलिमेंट है, जैसे H1 एलिमेंट है, इस पे आप लोग डायरेक्टली CSS अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप लोग स्टाइल लिखते हैं एंड इसके बाद आप लोग इसमें CSS अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर दूं एक्वा, तो ये आपकी CSS अप्लाई होगी यहाँ पे। इसे कहते हैं हम लोग इनलाइन CSS। इसके बाद जो दूसरा तरीका है जिससे आप लोग CSS अप्लाई करते हैं वो है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS देखते हैं। इंटरनल CSS में आप लोग अपने हेड टैग में आते हो और हेड टैग में आप लोग स्टाइल का टैग लिखते हो और स्टाइल टैग के अंदर आप लोग CSS लिखते हो। अब CSS किस तरह लिखनी है, सबसे पहले आपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अपना H1 एलिमेंट सिलेक्ट किया, यहाँ से H1, यहाँ से पहले एलिमेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने CSS लिख देनी है, बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो यहाँ से हम CSS इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये आपका दूसरा मेथड है, उसे इसे कहते हैं हम लोग इंटरनल CSS। अब जो तीसरा मेथड है जिसे आप लोग CSS अप्लाई करते हैं वो है आपके पास एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक अलग से CSS की फाइल बनाते हैं, style.css। CSS हमारे पास एक्सटेंशन है। इसमें क्या होता है, एक मिनट को रीनेम कर लेते हैं।
यस यस। स्टाइल डॉट सी एस एस, सी एस एस हमारे पास एक्सटेंशन है और ये आपने मस्त लिखनी है, और ये एक्सटेंशन आपके वी एस कोड को बताती है कि आपकी इस फाइल के अंदर आपकी सी एस एस का कोड है। ठीक है, और इस फाइल को हमने अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम लोग हेड टैग के अंदर आते हैं और इसके अंदर हम लोग लिंक का टैग लिखते हैं, लिंक, और यहाँ पर उसका पाथ दे देते हैं, जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस, ये हमने यहाँ पे पाथ दे दिया। तो ये हमारी HTML फाइल के साथ लिंक हो गया, और यहाँ पर अब हम CSS का कोड लिखेंगे। CSS का कोड कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे H1, और यहाँ पर हम लोग अपनी CSS लिखेंगे। अगर मुझे बैकग्राउंड कलर करना है एक्वा, तो ये आपने CSS एक्सटर्नल CSS से अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि आप लोग अपनी वेबसाइट पे CSS किन किन तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें पहला तरीका हमने देखा कि आप इनलाइन CSS लिखते हो। इनलाइन CSS में आप लोग जो आपका HTML का एलिमेंट है उसके ओपनिंग टैग में डायरेक्टली CSS लिख लेते हो, और जो आपका इंटरनल CSS है उसमें आप लोग हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखते हो, और वहाँ पे आप लोग अपनी CSS लिखते हो। उसके बाद जो हमारी एक्सटर्नल CSS है उसमें आप लोग अपनी एक CSS की फाइल बनाते हैं डॉट CSS, उससे आप लोग अपनी इंडेक्स डॉट HTML या जो जिस पे आपने CSS अप्लाई करनी है उसको आप लिंक कर लेते हो। तो ये 3 तरीके हैं आपकी CSS अप्लाई करने के। तो अब हम देखते हैं कि इनमें प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल एलिमेंट है HTML का, इसको अगर हम इनलाइन से भी टारगेट करें, इंटरनल से भी और एक्सटर्नल से भी, तो हमने देखना है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इनलाइन CSS लिखूँ, बैकग्राउंड कलर सॉरी स्टाइल में लिखना है, अगर मैं यहाँ पे इसको एक्वामरीन कलर दूँ और यहाँ पर इंटरनल CSS अगर हम लोग लिखें, इंटरनल CSS में अगर इसी सेम एलिमेंट को मैं टारगेट करूँ और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कर दें फॉर एग्जांपल ब्लू कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमने सेम HTML के एलिमेंट को इनलाइन से भी टारगेट किया है, इंटरनल से भी टारगेट किया है और एक्सटर्नल से भी टारगेट किया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे पास इनलाइन की है। अगर हम एक ही HTML एलिमेंट को तीनों टाइप की CSS से टारगेट करें, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे पास इनलाइन की है। अगर हम लोग इनलाइन हटा दें तो अब हम देखते हैं कि सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी किसकी है। सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी आपकी इंटरनल की आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी है वो आपकी उसकी है जो आपके बॉडी टैग के सबसे ज़्यादा करीब है। यानी कि इन सिंपल वर्ड जो आपके जो CSS आपने नीचे लिखी है, यानी कि ये इंटरनल CSS है, यहाँ से आपने अपनी CSS फाइल को लिंक किया हुआ है, और ये आपकी सॉरी ये एक्सटर्नल CSS है और ये आपकी इंटरनल CSS है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी होगी जो आपने CSS नीचे लिखी हुई है, क्योंकि जब आपका ब्राउज़र HTML फाइल को रीड करना शुरू करेगा ऊपर से, तो पहले जब यहाँ पे आएगा इस टैग पे आपकी सॉरी एक्सटर्नल वाली CSS पे, तो पहले वो आपकी एक्सटर्नल CSS अप्लाई करेगा जो कि एक्वा है, लेकिन फिर जब वो नीचे जाएगा आपके इंटरनल CSS को रीड करेगा, तो वो देखेगा कि आपने ब्लू कलर अप्लाई किया, तो ये आपका फाइनल आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी उसकी है जो आपने CSS नीचे लिखी हुई है। तो ये था आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन शो हो रही है सर? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। नहीं मैम, प्रेजेंटेशन की स्क्रीन नहीं शो हो रही, VS कोड की स्क्रीन शो हो रही है। ओके।
अच्छा, तो ये हमने वेज़ देख लिए हैं कि हम किन-किन तरीकों से अपनी जो सीएसएस है वो अपनी एचटीएमएल फाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें हमने इनलाइन सीएसएस भी देख लिया, हमने इंटरनल सीएसएस भी देख लिया और हमने जो है वो एक्सटर्नल सीएसएस भी देख लिया। अब इसमें से ये प्रायोरिटी भी हमने देख ली कि सबसे ज़्यादा हमारे पास इनलाइन की प्रायोरिटी है एंड उसके बाद आपने जो सीएसएस बाद में अप्लाई की हुई है इंटरनल और एक्सटर्नल में से सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी उसकी है। वो आपका फाइनल आउटपुट में डिस्प्ले होगा। आगे हम लोग बात करते हैं सिलेक्टर्स की। सिलेक्टर्स क्या होते हैं कि जब भी आप लोग अपनी एचटीएमएल के एलिमेंट्स पे सीएसएस अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप लोग उसे अभी तक हम लोग जैसे एलिमेंट टैग की बेस पे सिलेक्ट करते आ रहे थे, लेकिन उसमें हमारे पास एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर में बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, हम लोग एस्टेरिक साइन लिखते हैं और इसमें सीएसएस लिखते हैं। और ये जो आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर है ये आपके इंटायर वेब पेज पे इक्वली अप्लाई होता है। इसको अभी करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर में अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से भी हम लोग इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम लोग अगर बैकग्राउंड कलर देंगे तो वो आपकी इंटायर वेब पेज पे अप्लाई हो जाएगा। एक्वा। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली क्या करता है कि अगर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई करते हैं तो उसमें जो भी सीएसएस लिखते हैं वो आपके इंटायर वेब पेज पे इक्वली अप्लाई हो जाती है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि आपका ये जो फॉन्ट का कलर है ये ब्लैक ना होते हुए यहाँ से वाइट हो जाए, तो अब हम कलर लिखेंगे। कलर की प्रॉपर्टी से आप लोग अपने फॉन्ट का कलर एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि आपके फॉन्ट का कलर वाइट हो गया। तो ये था आपके पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। उससे पहले हम लोग आईडी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आईडी ऐसी है जैसे जब भी आप लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको एक रोल नंबर अलॉट होता है। रोल नंबर हर स्टूडेंट का मतलब मुख्तलिफ होता है। स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर नहीं हो सकते, इसी तरह आईडी का कॉन्सेप्ट है। तो आईडी में क्या होता है, आईडी आपकी हर एचटीएमएल एलिमेंट की यूनिक होती है। जैसे अगर मैं H1 को आईडी दूं, आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। पहले आप लोग आईडी लिखते हैं ओपनिंग टैग के अंदर, फिर आप लोग इक्वल अप्लाई करते हैं एंड देन आप लोग डबल कोट्स में आईडी देते हैं। आईडी फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट देनी है, आईडी दे दिया। अब इसको मैं आईडी की बेस पे सिलेक्ट करके इस पे सीएसएस अप्लाई करूंगी। आईडी के बेस पे कैसे सिलेक्ट करते हैं, आईडी के बेस पे हम लोग पहले हैशटैग लिखते हैं एंड उसकी आईडी लिख देते हैं। इसको भी के लिए कमेंट करते हैं। ये आपका था यूनिवर्सल सिलेक्टर। आईडी की बेस पे, क्योंकि ये फर्स्ट जो आईडी है ये मैंने अपने जो फर्स्ट हेडिंग है हम H1 टैग को दी हुई है, तो यहाँ पर अब मैं सीएसएस अप्लाई करूंगी। अब जो भी मैं यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करूंगी वो इस पे आपकी फर्स्ट हेडिंग पे जाके अप्लाई हो जाएगी। तो सीएसएस फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर देना है ब्लू वॉयलेट, तो ये आपकी सीएसएस अप्लाई हो गया आईडी की बेस पे, आपने आईडी सेलेक्ट किया। इसी तरह अगर हमने H2 टैग को आईडी देनी है, आईडी इक्वल्स टू सेकेंड। आईडी आपकी हमेशा यूनिक रहती है, आईडी कभी भी आपकी दो एलिमेंट्स के सेम नहीं हो सकती, तो इसको भी आप आईडी की बेस पे सिलेक्ट कर सकते हो। हैशटैग कर्ली ब्रेसेस एंड उसके बाद अगर इसमें आपने बैकग्राउंड कलर देना है, फॉर एग्जांपल एक्वामरीन, तो ये आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, सॉरी इधर सेकेंड, तो ये आपको बैकग्राउंड कलर हो जाएगा एक्वामरीन। तो ये था हमारा आईडी का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लास का। आईडी हमने देखा कि हर एलिमेंट की यूनिक रहती है, आईडी कभी भी दो एलिमेंट्स की सेम नहीं हो सकती।
बट अगर क्लास की बात करें तो क्लास आपकी मल्टीपल एलिमेंट्स की सेम हो सकती है, ठीक है। तो क्लास आप लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आप लोग क्लास लिखेंगे एंड देन उसके बाद आप इसको कोई भी क्लास दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम क्लास 1 दे दें, H3 को मैंने क्लास 1 दे दिया, और अगर इस पैराग्राफ टैग को भी मुझे क्लास देनी है तो इसको भी हम 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो क्लास हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम दे सकते हैं। अब अगर क्लास की बेसिस पे मैं इसमें CSS अप्लाई करूंगी तो ये H3 पर भी अप्लाई होगी और ये आपके P टैग पैराग्राफ पे भी अप्लाई होगी। इसको अप्लाई करते हैं। क्लास की बेसिस पे आप लोग पहले डॉट लिखते हैं एंड देन क्लास का नाम लिखते हैं। अब जो मैं CSS अप्लाई करूंगी वो इस थर्ड हेडिंग पे जाके अप्लाई होगी और इस पैराग्राफ पे जाके अप्लाई होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ़ॉन्ट कलर सॉरी अगर मैंने फ़ॉन्ट कलर इसका करना है चेंज, फ़ॉन्ट कलर ब्राउन कर लेते हैं, तो ये आपकी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास आपने इसको टारगेट किया है थर्ड हेडिंग को और आप अपने पैराग्राफ को, तो ये जाके CSS इस पे अप्लाई हो गया। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। पहले आप लोगों ने पढ़ा कि आप आईडी की बेस पे कैसे सिलेक्ट करते हैं, फिर आपने पढ़ा कि आप लोग क्लास की बेस पे कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। अच्छा, अब एक और तरीका है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल एलिमेंट्स पे CSS लगानी है, सेम CSS लगानी है, तो आप लोग उनको ग्रुपिंग की बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक ऑर्डर लिस्ट है, तो फॉर एग्जांपल मुझे इस पे CSS लगानी है ऑर्डर लिस्ट पे और अनऑर्डर लिस्ट दोनों पे, तो इसको अब मैं ग्रुपिंग की बेस पे सिलेक्ट करूंगी। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस H1 टैग पे भी लगानी है तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ आईडी भी हम लोग कर सकते हैं। आईडी थी हमारी फर्स्ट, अब हम इस पे CSS लिखेंगे। CSS में अगर हम लोग करें कलर, कलर फॉर एग्जांपल मुझे करना है एक्वा, तो ये आपका कलर भी हो गया। तो आप लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करके भी CSS अप्लाई करते हैं, और इस तरह के CSS को हम लोग इस तरह के सिलेक्टर्स को हम लोग कहते हैं ग्रुप सिलेक्टर्स। तो अभी तक हमने देखा अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर में आप लोग अगर CSS लिखते हैं तो वो आपके इंटायर जो आपका HTML का पेज है, आपका जो वेब पेज है, उस पर अप्लाई होती है। अगर आप आईडी की बेस पे सिलेक्ट कर दें, आईडी आपकी हमेशा हर एलिमेंट की यूनिक रहती है, आईडी की बेस पे सिलेक्ट करेंगे तो वो उसी एलिमेंट पे जाके आपकी CSS अप्लाई हो जाएगी। आप लोग क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम दे सकते हैं। अगर आप क्लास की बेस पे सिलेक्ट करेंगे तो वो उन्हीं एलिमेंट्स पे जाके जिनको आपने क्लास दी हुई है अप्लाई हो जाएगा, और इस तरह आप लोग ग्रुपिंग भी कर सकते हो। अब आगे देख लेते हैं। इसी तरह आप लोग एलिमेंट की बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह पहले हमने देखा था कि जब मैंने आपको इनलाइन CSS इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ाई थी तो हम एलिमेंट की टैग के बेस पे भी सिलेक्ट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एलिमेंट है, इसका H1 टैग है, इधर H2 टैग है, इधर H3 टैग है, तो ये आप टैग की बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें ये होगा कि जब आप टैग की बेस पे सिलेक्ट करोगे तो आपके जो वेब पेज है आपने जहाँ जहाँ वो टैग्स यूज किए वहाँ वहाँ जाके आपकी CSS अप्लाई हो जाएगी। जैसे मुझे पैराग्राफ पे लगानी है तो पैराग्राफ का P लिख दिया यहाँ पे जो हमारा टैग का नेम था, एंड यहाँ पे जाके हमने CSS लगा ली। जैसे अगर मैं कलर कर दूं ब्लू वायलेट, तो ये आपकी पैराग्राफ पे जाके भी CSS अप्लाई हो गई है। इस पैराग्राफ पे भी हमने जाके CSS अप्लाई कर दी। तो ये थी कि आप ये आपके सेलेक्टर्स थे कि आप किस तरीके से अपनी CSS अपने एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हो। उसके लिए पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है उन एलिमेंट्स को, एंड देन उसके बाद जाके आपको CSS अप्लाई करनी होती है। तो सिलेक्ट आप लोग किस तरीके से करते हो, उसके लिए हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ा। यूनिवर्सल सिलेक्टर में वेब पेज को सिलेक्ट करते हैं और जो भी आप CSS अप्लाई करते हो वो आपके इंटायर वेब पेज पे जाके लग जाती है। उसके बाद हमने आईडी पढ़ी। आईडी हमेशा हर एलिमेंट की यूनिक होती है, और आईडी की बेस पे जब आप लोग सिलेक्ट करते हो तो आप लोग हैशटैग लगाते हो और आप लोग CSS अप्लाई कर देते हो। इसके बाद क्लास पढ़ा एंड उसके बाद हमने ग्रुपिंग पढ़ी।
सर ये प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन शो हो रही है, आप काइंडली कंफर्म कीजिएगा। राइट नहीं, नाउ कोडिंग वाली हो रही है। मैडम बिना जिप के भी कर सकते हैं आप, ये थोड़े से लोगों की कन्फ्यूजन है। आप अपनी साइड पे भी चेक किया करें, ठीक है, क्या मेरा वो ओपन हो रहा है। दूसरी चीज मैंने उस दिन मेंशन की थी, व्यू एक्सेस लाजमी दें। ठीक है, क्या जो वो अब जब आप ड्राइव में अपलोड करते हो जिप, उसके बाद वो ओपन हो रही है सारी चीज़ें आपकी साइड पे। किसी दूसरे ब्राउजर में अपने ईमेल दूसरी लगा के उधर ओपन करके चेक कर लिया करें। अदरवाइज यू कैन, जो हमारे पास आ गई ना, फिर हमने अकेले के थोड़ी पूछना है कि आपके ये नहीं हुआ, तो दोबारा भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अभी टाइम है। सर अब शो हो रही है प्रेजेंटेशन वाली? जी हो रही है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है। कैस्केडिंग हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था। कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग सीएसएस अप्लाई करते हैं, चाहे वो इनलाइन अप्लाई करें, इंटरनल करें, एक्सटर्नल करें, या फिर आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टर, सेलेक्टर मतलब आप लोग आईडी की बेस पे सिलेक्ट करें, आप लोग क्लास की बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, एलिमेंट की बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपके पास किसकी होगी? यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपके पास इनलाइन सीएसएस की होगी, ये भी हम लोग देखते हैं, ये स्पेशल केस है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपके पास इनलाइन सीएसएस की होगी। इसके बाद जब आप, अगर आपने आईडी सिलेक्टर अप्लाई किया हुआ है, तो सब उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी इसकी होगी, एंड क्लास की, एंड देन एलिमेंट की। कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आपका ब्राउज़र आपके एचटीएमएल फाइल को रीड करता है, तो जो भी आपने रूल्स अप्लाई किए हैं, जो भी आपने सीएसएस अप्लाई किया है, तो वो ये देखता है कि उसने फाइनल आउटपुट क्या शो करनी है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ही एचटीएमएल एलिमेंट को, जैसे मैंने ये इसको आईडी दिया, तो इसी को अगर मैं क्लास दे दूं, क्लास भी हम लोग, क्लास आईडी हम लोग दोनों दे सकते हैं एक एलिमेंट को। क्लास फॉर एग्जांपल मैं 2 दे दूं, तो अगर इसी एलिमेंट को अगर मैं आईडी की बेस पे टारगेट करूं, इसी एलिमेंट को क्लास की बेस पे टारगेट करूं, या इसी एलिमेंट को मैं टैग की बेस पे टारगेट करूं, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी वो हम देखते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपके पास इनलाइन सीएसएस की होती है, इनलाइन सीएसएस जो आप लोग टैग के अंदर लिखते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कि एक हमने, तो कमेंट ऑफ करते हैं। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्या हम सुबह तक, कौन कितने लोग चाह रहे हैं कि सुबह तक 12 बजे तक हम कंसेशन दे दें डेडलाइन की? वैसे 57 हमने रिसीव करें, इट्स अ गुड नंबर। कितने लोग चाह रहे हैं कि डेडलाइन सुबह 12 बजे तक एक्सटेंड हो जाए? रिएक्ट कर देना। जी ठीक है, मैसेज कर दें, ठीक है। या वो लोग भी अपनी चेक कर लें जिन्होंने सबमिट करवा दी, क्या उनके लिंक वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली? ठीक है, तो हाँ कुछ लोग और भी करवा देंगे, चलेंगे जितने लोग हैं, ये रेगुलर रहना काइंडली, ठीक है। तो सो डैट इतने ही हर वीक सबमिट हो, तो इंशाल्लाह फिर 6 वीक के बाद आपकी परफॉर्मेंस इक्वल टू द 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर, या आपको गैप फिल हो जाएगा पिछला एजुकेशन का, इंशाल्लाह। ठीक है, चलें मैडम, करें फिर कंटिन्यू, सुबह 12 बजे तक कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, वी विल एक्सेस अच्छा, तो इनफ। मैंने एक, ओके। ओके, तो मैंने एक ही एचटीएमएल एलिमेंट को, यानी कि हमारा जो एलिमेंट है, इसको मैंने आईडी की बेस पर भी टारगेट किया, और यहाँ पे मैंने इसका फ़ॉन्ट कलर कर दिया ब्लू वायलेट। इसको मैंने क्लास की बेस पे भी टारगेट किया, और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट कलर कर दिया एक्वा, और इसी को मैंने एलिमेंट यानी कि टैग की बेस पे भी टारगेट किया, और यहाँ पर कर दिया इसका कलर ब्लू। तो हम देख रहे हैं कि फाइनल आउटपुट में क्या शो हो रहा है, पर्पल यानी कि ब्लू वायलेट। तो यानी कि इससे हमें ये समझ आती है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपके पास आईडी की होती है, मतलब इनलाइन के बाद आपके पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी आईडी की होती है। एंड उसके बाद अगर हम लोग आईडी रिमूव कर दें यहाँ से, तो उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके पास प्रायोरिटी आती है आपकी क्लास की, कि आपने जो क्लास की बेस पे सिलेक्ट किया। सेकंड नंबर पे आईडी के बाद प्रायोरिटी आपकी क्लास की होती है। एंड उसके बाद आपके पास लास्ट में प्रायोरिटी आती है कि आपने अगर टैग की बेस पे सिलेक्ट किया हुआ है।
ठीक है, तो ये इसी को ही हम लोग कैस्केडिंग कहते हैं कि अगर आप जितना ज़्यादा अपने एलिमेंट के, जितना ज़्यादा आप अपने वेब पेज पे जो अपने एलिमेंट डिस्प्ले किया हुआ है, उसके जितना ज़्यादा आप लोग स्पेसिफिक जाएंगे, ब्राउज़र उसी रूल को अडॉप्ट करेगा। इसी चीज़ को हम लोग कैस्केडिंग कहते हैं। कैस्केडिंग का कैस्केड से निकला है और इसका मतलब यही है कि आप लोग जितना ज़्यादा स्पेसिफिक जाएंगे, आपका ब्राउज़र उसी रूल को अडॉप्ट करेगा। अच्छा, अब अगर आगे हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं, तो कमेंट ऑफ करते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस एलिमेंट को, फर्स्ट हेडिंग को, जो आपकी मेन हेडिंग है, इसको मिड में लाना है, तो वो कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको आईडी की बेस पे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ टेक्स्ट अलाइन। तो ये जो आपकी जो हेडिंग है, ये आपके मिड में आ गई। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये पेज के राइट साइड पर जाए, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, आप लोग कंट्रोल स्पेस प्रेस करें तो आपके पास सारी सजेशन आ जाएंगी। जैसे अगर हम चाहते हैं एंड पे जाए, तो ये आपकी हेडिंग जो है, ये एंड पे चली गई है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट में आपके जो है वो सेंटर में आ गई, तो ये सेंटर में आ गई है। तो ये था टेक्स्ट लाइन। इसके बाद एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है, जिसे हम लोग कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से आप लोग अपने जो लेटर्स है रिलाइज होंगे, या वो उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। इसी तरह अगर हम लोग अपर केस करके देखें, तो आपके जो वर्ड्स हैं, उनके सारे लेटर्स अपर केस में आएंगे। इसी तरह अगर हम लोग लोअर केस करके देखें, तो आपके सारे लेटर्स लोअर केस आएंगे। तो ये आपका काम होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का। इसके बाद आ जाती है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमारे पास लाइन हाइट की। लाइन हाइट से आप लोग क्या करते हैं? लाइन हाइट से आप लोग ये जो आपका HTML का जो एलिमेंट है, इसके ऊपर और नीचे की स्पेसिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इधर 10 पिक्सल करनी है, तो ये आपकी जो है वो स्पेसिंग कंट्रोल हो जाती है यहाँ से। अगर मुझे अगर मुझे यहाँ पे 1 2 देनी है, तो ये आपकी ऊपर नीचे की स्पेसिंग कंट्रोल होगी। अगर मुझे यहाँ पे 10 देनी है या 10 पिक्सल देनी है, एक मिनट। तो इस तरह आपकी ऊपर और नीचे की स्पेसिंग कंट्रोल होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 देंगे, 2 पिक्सल, या फिर अगर हम लोग ये ना देते हुए मैं कंफर्म कर लूँ, तो ये आप लोग करते लाइन हाइट से। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर एरर था। इस तरह अगर आपने लाइन हाइट से आप लोग अगर 10 देते, तो ये ऊपर और नीचे की स्पेसिंग को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं 2 दूँ, तो ये आपके ऊपर और नीचे की स्पेसिंग कंट्रोल हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं सेकंड हेडिंग पे अप्लाई करना चाहती हूँ, तो सेकंड आईडी जो एलिमेंट है, उसकी आईडी सेकंड है, इसको सेकंड करते हैं। उसके बाद लाइन हाइट अप्लाई करते हैं, लाइन हाइट। एंड उसके बाद अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 3 दे दूँ,
तो ये ऊपर और नीचे से 3 के मार्जिन पे एडजस्ट हो जाएगा। या अगर इसको ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं 10 दे दूँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे से एडजस्ट हो गया। इसको कमेंट कर देती हूँ। इसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी आती है लेटर स्पेसिंग की। लेटर स्पेसिंग का मतलब ये है कि आपके जो आपकी हेडिंग में जितने भी लेटर्स है, इनमें स्पेसिंग कितनी होगी, ये भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल दूं, तो ये आप लोग अपनी जो है वो लेटर्स की स्पेसिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी थी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। कलर अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है, तो अगर हम लोग ब्लू दे तो इस तरह आपके फॉन्ट का जो आपका टेक्स्ट का कलर है, इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ पे अप्लाई करना है, पैराग्राफ अगर हम लोग पैराग्राफ सेलेक्ट करें, तो इस पे अगर मैंने टेक्स्ट लाइन इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं मिड में लाना चाहती हूँ, तो इससे आपका ये सारा टेक्स्ट पैराग्राफ का मिड में आ गया है। इस तरह अगर मैं चाहती हूँ कि इसके सारे अ, जो लेटर्स हैं कैपिटल मैम अपर आपकी केस थोड़ी में थोड़ी होंगे आवाज कटते हुए और बीच इसको बीच में अपर आ केस रही कर। है। मुझे आ रही है, बाकियों को भी आ रही है। सर अब आ रही है? जी आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कभी ना कट जाती है, थोड़ी थोड़ी मतलब कट कट के आ रही। अब ठीक थी वैसे। लेट्स प्रोसीड। जी जी, शुरू करें ओके, मैडम। या इट हैपन सम टाइम। तो अगर आपने पैराग्राफ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, अगर आप, यस सर आपने कुछ कहा? इट्स ओके, शुरू ओके, करें मैम। अगर हमने पैराग्राफ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो पैराग्राफ के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे अपर केस में आए, तो यहाँ पर हम लोग अपर केस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और ये आपके सारे लेटर जो हैं वो अपर केस में आ गए हैं। इसी तरह अगर हम लोग इसका कलर एडजस्ट करना चाहें, कलर फॉर एग्जांपल ब्लू, तो ये आपके पास ब्लू में अच्छा, अब ये भी मैंने पैराग्राफ में ही लिखा है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टी इस पे भी अप्लाई हो रही है, जो इन वेब डेवलपमेंट वाला है, इसको भी पी टैग के अंदर ही लिखा हुआ है, इसीलिए प्रॉपर्टी इस पे भी अप्लाई हो रही है। अच्छा, आगे अगर हम लोग करें टेक्स्ट स्पेसिंग, सॉरी लेटर स्पेसिंग, फॉर एग्जांपल, तो ये आपकी लेटर स्पेसिंग में अप्लाई होगी, बट ये कुछ ज़्यादा ही खुला हो गया, तो हम लोग अगर 2 पिक्सल करें, तो आपके लेटर स्पेसिंग भी अप्लाई हो सकती है। सारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, इनसे आप लोग अपने टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग टेक्स्ट का कलर डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट सेंटर में होगा या पेज के राइट में होगा। इसके अलावा आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी जो टेक्स्ट का जो सारे लेटर्स हैं वो अपर केस होंगे, लोअर केस होंगे, कैपिटलाइज होंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले आप CSS किन किन तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इनलाइन CSS है, इंटरनल CSS है, एक्सटर्नल CSS है। इसमें हमने देखा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपके पास आ जाती है इनलाइन की, और फिर उसके बाद हमने देखा जो आपके बॉडी टैग के सबसे ज़्यादा करीब, यानी कि जो अगर आप एक्सटर्नल और इंटरनल में जो सबसे नीचे लिखेंगे, तो सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी उसकी होगी, और थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी आपके पास जो बाकी पीछे बच जाती है, इधर इट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल, उसकी आपके पास प्रायोरिटी आ जाती है। फिर इसके बाद हमने आईडी और क्लास, हमने सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा कि हम लोग जब CSS अप्लाई करनी है तो एलिमेंट को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा कि हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर जब आप लोग अप्लाई करते हो, तो आपके एंटायर वेब पेज पे वो CSS अप्लाई हो जाती है। इसके बाद आईडी की बेसिस पे सिलेक्ट करना देखा। आईडी हर एलिमेंट की यूनिक होती है, एंड उसकी बेस पर भी आप लोग किस तरीके से CSS लगाते हैं, हैशटैग लिखते हैं। उसके बाद आप लोग आईडी का नाम लिखते हैं और उस पे CSS अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद ग्रुपिंग करना सीखा कि ग्रुपिंग आप लोग करके एलिमेंट्स की उस पे CSS अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक और चीज़ कि सबसे ज़्यादा कैस्केडिंग हमने देखा कि कैस्केडिंग बेसिकली, सर ये प्रेजेंटेशन शो हो रही है? मैडम कोड हो रहा है एंड शो।
कोड वाला शो हो रहा है। सर आप शो हो रही है प्रेजेंटेशन? यस। ओके। तो कैस्केडिंग हमने देखा, कैस्केडिंग वो होती है कि अगर आप एक ही HTML एलिमेंट को मल्टीपल डायरेक्शन से टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों ने उस पर इनलाइन CSS भी अप्लाई की हुई है, आईडी की बेस पे भी CSS अप्लाई कर रहे हो, या फिर इसके अलावा क्लास की बेस पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपके पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी इनलाइन CSS की, एंड उसके बाद आपके पास आईडी की होगी, फिर क्लास की होगी, और फिर एलिमेंट अगर आपने एक एलिमेंट की मिनट बेस पे रुकिएगा। टारगेट किया हुआ है। ये मैडम जैनब अंजन आपका कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये क्यों इधर कर रहे हो? ये आपका एनोटेशन कर रहे हो आप ऊपर। मैडम आपकी फिर स्क्रीन ऑफ हो गई। चलें कर लें यस सर, दोबारा। मैंने खुद किया, मैंने खुद किया। अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट बात देखनी थी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि आपकी जो इंटरनल CSS है उसकी प्रायोरिटी आपकी जो इनलाइन CSS है उससे ज़्यादा हो, यानी कि आपकी जो हमारी जो इंटरनल CSS है वो इनलाइन CSS पर ओवरराइड हो जाए। जैसे अगर मैंने इसको यहाँ से भी टारगेट किया इनलाइन CSS से स्टाइल, और इसका मैंने बैकग्राउंड कर दिया एक्वा, और इसका इसी को मैंने अगर स्टाइल टैग में, अच्छा, यहाँ पे अब हमें पता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन CSS की है, एंड उसके बाद हमारे पास इंटरनल CSS की है। इनलाइन CSS आप लोग देख रहे हो कि जो इनलाइन CSS का आउटपुट है वो हमारे पास फाइनल स्क्रीन पे शो हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो हमने इंटरनल लिखी हुई है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, खुद से हम लोग ये डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं यहाँ पर एक स्पेशल कीवर्ड है इम्पोर्टेंट। इससे क्या होता है, एक मिनट इसको, इसको ये ना करते हुए ऐसा बैकग्राउंड कलर अगर हम लोग वाइट कर दें, तो ये इससे आप लोग क्या करते हैं, इससे आप लोग प्रायोरिटीज खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनलाइन CSS की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है इंटरनल और एक्सटर्नल से, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि इंटरनल की प्रायोरिटी ज़्यादा, यानी कि इंटरनल जो है वो ये वाला कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क और इम्पोर्टेंट का, इससे आपकी प्रायोरिटी जो है वो ओवरराइड हो जाती है। इसी तरह अगर हम लोग एक्सटर्नल पे जाएं, किसी H1 एलिमेंट को अगर मैं सिलेक्ट करूं और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर कर दें एक्वा, इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं, तो अभी तो फिलहाल हमारे पास इनलाइन CSS की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसको एक्वा आउटपुट में ये डिस्प्ले हो एक्सटर्नल CSS वाला, तो इसके लिए ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे पास ओवरराइड होगी यहाँ पे प्रायोरिटीज। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया कि सबसे ज्यादा आपके पास प्रायोरिटी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड की है, एंड देन उसके बाद आपके पास इनलाइन CSS की, फिर अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ आईडी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, तो ये आपके पास सारा प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है। और ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लिया कि टेक्स्ट का कलर कैसे एडजस्ट करते हैं, अगर टेक्स्ट को सेंटर में करना हो वो हम लोग कैसे करते हैं। So this was all about the today's lecture। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले।
एक्सक्यूज मी सर, जो हमने असाइनमेंट सबमिट करवानी है उसमें हम गिटहब पे जो प्रोजेक्ट अपलोड किया है उसका हम लिंक सेंड कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं मतलब? आप काइंडली क्वेश्चन रिपीट मैम कीजिएगा। मैम, जो हमने असाइनमेंट सबमिट करवानी है उसमें हम जो गिटहब का लिंक पेस्ट कर सकते हैं, हम वो सबमिट करवा सकते हैं? हाँ जी, गिटहब का लिंक भी सबमिट करवा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जी तारिक अजीज, कोई क्वेश्चन है? मैम ये CSS कब खत्म होगा? ये इंशाल्लाह इस वीक पूरा वीक चलेगा और फ्राइडे तक तकरीबन चलेगा, वीक उसके के एंड बाद तक। फिर? ओके, थैंक्स यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा आज फर्स्ट डे है, मैं पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं कर सकी, तो अब मैं रेगुलर सेशन लूँ तो इसके मैंने आपसे ये भी पूछना था कि फिर व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करूंगी जिसमें ये लिंक आता है। मैंने तो ये स्टैक पे ज्वाइन किया है। किसका मीटिंग का लिंक? जी, वैसे भी वो व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना इस कोर्स के लिए, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप हम कैसे ज्वाइन करेंगे, या वो जरूरी है ज्वाइन करना? मैं मनूर, इसके बारे में कोई आइडिया है व्हाट्सएप ग्रुप का? सर अली, आपको होस्ट मतलब उधर का एडमिन नहीं बनाया था अभी? नहीं नहीं मैम, मुझे नहीं बनाया था। अगर नहीं बनाया तो आप मतलब ये जिन्होंने सर नहीं ने आपने ग्रुप में ही जो स्लैक का चैनल है आप उसी में मैम बता दे कैसे ज्वाइन कर सकते हूँ मैं? ये ना आप इस तरह करें, जो स्लैग है ना उसमें टेक्स्ट टेक्स्ट कर दें, ठीक है? स्लैग का जो आपका चैनल है उसमें टेक्स्ट कर दें, तो मेंशन करने के ना सर उस्मान को, तो वो आपको इंशाल्लाह ऐड कर देंगे उस ग्रुप में भी। मजीद जो भी अपडेट्स वगैरह होती हैं वो स्लैग के चैनल में मिल जाती हैं, तो वहाँ से भी आप इजीली उसको भी कर सकते हो। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हैंड डाउन कर लें, अदरवाइज तारिक, क्या नाम है, तारिक अजीज, कोई क्वेश्चन है? वो सर नहीं है ये बस। ओके ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली। 4 मिनट्स रहते हैं अभी तक मीटिंग एंड होने में से। सर कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट्स पढ़ लिया करें सर। माइक अनम्यूट करके बोल दिया करें कमेंट्स की तरफ, कभी कभी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं भी जाता। सर इस कोर्स में हम जो साइट टूल्स है ना वो पढ़ेंगे, साइड टूल्स मीन? लाइक गिटहब एटसेट्रा सर। जी जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब ये कोर्स कंप्लीट होगा ना तो उसके बाद इंशाल्लाह वर्जन कंट्रोल वगैरह के बारे में भी बताया जाएगा कि हम गिट एंड गिटहब को कैसे यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह, अगर टाइम हो तो। ओके सर। जी। और कोई क्वेश्चन? अगर आप लेक्चर के ऊपर फोकस करेंगे तो लेक्चर के अच्छे से समझ आ जाएगी आप लोगों को, और मैम पढ़ा रही हैं, अच्छे से पढ़ा रही हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है।
सर ये टोटल कितने वीक्स का कोर्स? कोर्स जो है ना वो आप लोगों का तकरीबन जो है ना वो जाएगा ये 5 to 6 वीक तक। ठीक है, 5 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना वो पहले अपना वीक के अंदर आप लोगों को HTML पढ़ाया गया, नेक्स्ट वीक के अंदर CSS पढ़ाई जाएगी, उससे नेक्स्ट वीक के अंदर जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जाएगी। ये फ्रंट एंड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो जो हमारा होगा 4th वीक, उसके अंदर हम PHP पढ़ेंगे, जो कि एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, बैकएंड के लिए यूज की जाती है। और लास्ट पर जो है ना हम अपना वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे कि वर्डप्रेस का प्लगइन्स जो होते हैं, जो यूज होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, वो हम खुद से कैसे बना सकते हैं। यस सर। सर तो फ्रेमवर्क्स यूज नहीं करेंगे लाइक रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस सर? नहीं, जो रिएक्ट है ना, नेक्स्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस है, उसके लिए हमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। फिर इस सेशन को हमें एक्सटेंड करके बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना पड़ेगा। मेनली जो यहाँ पर यूज़ होंगे ना वो यही बेसिक फंडामेंटल्स यूज़ होंगे, और उसके साथ साथ जो है ना हम प्लगइन्स बनाना खुद सीखेंगे कि हम अपना प्लगइन कैसे बना सकते हैं। लाइक वो जो प्लगइन होता है ना उसके अंदर भी सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। तो वो अगर हमने बनाना सीख लिया ना तो समझ लो जितनी भी बेसिक है ना फंडामेंटल वेब डेवलपमेंट है, वो सारी की सारी हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम एडवांस की तरफ भी जा सकते हैं। जी, बैकएंड के अंदर हम इंशाल्लाह PHP को करेंगे सर्वर साइड लैंग्वेज के तौर पर। सर आप एडवांस के लिए भी कोई बूट कैंप वगैरह अरेंज करेंगे कि नहीं? नेक्स्ट अब देखते हैं, अगर इंशाल्लाह फंडामेंटल अच्छा गया तो एडवांस की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी मजीद आईकोड गुरु वालों को पता है, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होंगी उनके अकॉर्डिंगली ही लेकर चलना पड़ेगा। ओके। नहीं, इसके अंदर जो है ना हम SQL के ऊपर ही फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि जो मेनली प्लगइन्स वगैरह है ना वर्डप्रेस के, तो वो SQL के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, और जो नो SQL है वो अगर हमने एडवांस पढ़ा लाइक रिएक्ट वगैरह पढ़ा, तो उसके अंदर हम जो है ना वो नो SQL भी यूज कर रहे होते हैं। उसके अंदर मेन स्टैक आ जाता है, तो मेन स्टैक के अंदर जो है ना वो MongoDB, रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, वो सारा कुछ करवाया जाता है। तो फिलहाल के लिए इसके अंदर हम जो है ना सर्वर साइड लैंग्वेज के तौर पर हम PHP को ही देख रहे होंगे। चलें ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं हम इस सेशन को। थैंक यू एवरीवन।